नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नस्ल दस्तक। महाराष्ट्र की सरकार जो कि शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन है, उद्धव ठाकरे उसके मुख्यमंत्री हैं। पहले तो एबीपी के न्यूज़ जो गिरफ्तार हुए थे उनको जमानत मिल गई है। इसी पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये तो सच है कि जो मीडिया का कैरेक्टर है खासकर वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है, भेदभाव वाला है और वो समझ में आ रहा है कि वो जाति को लेकर और मजहब को लेकर बहुत बायस्ड है। एक तो डाइवर्सिटी नहीं है वहाँ, और संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद, उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं कि जब बीजेपी शासित राज्यों में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उसको मीडिया नहीं दिखाती है, लेकिन जब दिल्ली में हुआ या महाराष्ट्र में हुआ तो मीडिया उसको दिखाती है। अब सोचिए, शिवराज सिंह के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है, वहाँ 24-25 दिन हो गए हैं और वो अकेले सीएम बने हैं और कोरोना चल रहा है, तो उसको लेकर भी लोग नाराज़ हैं, उस पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मीडिया उस पर बहस नहीं कर रही है। जैसे सफाई हेल्थ कर्मचारियों पर हमला होता है तो कई जगह ऐसी भी खबरें आई हैं कि गैर मुसलमानों ने भी हमला किया है, तो वहाँ की खबरें नहीं दिखाई जाती है, और मुसलमान जहाँ हमला कर रहे हैं वहाँ की खबरों को पूरे मुस्लिम समाज से जोड़ दिया जाता है। तो यह दूसरा है कि वो कैरेक्टर रहा है, आदिवासियों के आंदोलन को वो नक्सलवादी, बहुजन समाज के आंदोलन को वो उग्रवादी, और सोचिए कि SC ST के आंदोलन को वो अराजकतावादी इस तरह से कहते रहते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा आंदोलन जो है यही बीजेपी अन्ना आंदोलन के जरिए, अरविंद केजरीवाल आंदोलन के जरिए सत्ता में आए हैं। तो सरकार के खिलाफ ये रोज़ आंदोलन करते हैं, और जैसे उद्धव ठाकरे की भी बहुत आलोचना हो रही है। लेकिन सोचिए कि जिस तरह से उद्धव ने मीडिया का इस्तेमाल, मीडिया पर शिकंजा कसा है, और अब रूबिका लियाकत हों या राजेश शर्मा हों या सुधीर चौधरी हों, अमित देवगन ने कार्यक्रम सस्पेंड कर दिया है, और जो ताल ठोक के करते हैं आज तक में, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उन सब के भाषा में नरमी आई है। रूबिका लियाकत तो ऐसे बोल रही है जैसे लगता है उनका गला फंस गया है और गला सूख गया, हलक सूखना जिसको बोलते हैं, गिरफ्तारी के डर से। लेकिन कल्पना कीजिए इसी तरह से कि लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, मायावती, सोरेन, हेमंत सोरेन या उनके पिता शिबू सोरेन, बहुजन लीडरशिप आज तक कितनी आलोचना सही है, किस तरह से उनके मजाक उड़ाए गए हैं, किस तरह से उनके मिमिक्री किए गए हैं, किस तरह के एडजेक्टिव लगाए गए हैं, जंगल राज ये वो। लेकिन इन लोगों ने कभी मीडिया को लेकर कोई एक्शन नहीं लिया, कभी कोई एक FIR तक नहीं किया, कभी नाराज़गी जताने की भी स्पेस नहीं था, क्योंकि इनको पता था कि ये ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो पत्रकारों की गिरफ्तारी का ट्रेंड है, ये भी तभी शुरू हुआ है जब बीजेपी आई है सत्ता में, और योगी आदित्यनाथ CM के तौर पे प्रशांत कनौजिया की गिरफ्तारी हुई, फेसबुक पोस्ट पर लोगों की लिखने की गिरफ्तारी हुई, और उसके बाद इसको बड़े पैमाने पर अब शिवसेना इस्तेमाल करी। तो सोचिए कि इनका पार्टनर, शिवसेना लंबे समय तक बीजेपी की पार्टनर रही है, और बाला साहब ठाकरे कमलाबाई बोलते थे, मतलब वो दूसरे नंबर की पार्टी हुआ करती थी बीजेपी शिवसेना, बीजेपी महाराष्ट्र में शिवसेना के गठबंधन में। और इस बार जब मौका मिला उद्धव ठाकरे को तो उन्होंने उसको पहले नंबर पे बनाने की कोशिश की, इसीलिए दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और वो मुख्यमंत्री पद की मांग कर रहे थे, बीजेपी मुख्यमंत्री पद अपने पास रखना चाहती थी, इसलिए लंबा गठबंधन टूटा, और अब एनसीपी और कांग्रेस के साथ शिवसेना का गठबंधन है। लेकिन उद्धव ठाकरे में बहुत बदलाव तो आया है, और जो कट्टरता थी उनकी पार्टी की आइडियोलॉजी में वो साइड लाइन्स है, और वो एक इंक्लूसिव तमाम लोगों को साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं, और वो दिखा रहा है। तो सोचिए कि अगर जैसे नीतीश कुमार भी इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाता, नीतीश क्या करते हैं कि वो एडवर्टीज़मेंट कट कर देते हैं। अगर किसी पत्रकार ने, किसी अखबार ने, किसी चैनल ने उनके खिलाफ कुछ कहा, बोला, लिखा, तो वो उसका एडवर्टीजमेंट कट कर देते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे ने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिया। उद्धव ठाकरे की सरकार ने सोचा कि कई बड़े लोगों पर FIR की बात हो रही है, एक पत्रकार की तो गिरफ्तारी भी हुई है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सोचिए कि किस तरह के हालात जो हैं इस देश के, जो बहुजन समाज के नेता हैं या समाज सुधारक हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके प्रति रवैया मीडिया का कितना खतरनाक रहा है। और वही दिख रहा है, खासकर मुसलमानों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति, आदिवासियों के प्रति और माइनॉरिटीज़ के प्रति मीडिया का जो रवैया है वो किस तरह से है। क्योंकि वहाँ एक तरह के लोगों का वर्चस्व है, एक तरह डाइवर्सिटी नहीं है। भारत में कई धर्म के लोग, कई मजहब के लोग, कई जातियों के लोग रहते हैं, इसलिए डाइवर्सिटी, जो विविधता में एकता है, वो इसलिए कहा जाता है। इसलिए यहाँ बहुत ज़रूरी है कि मीडिया में आरक्षण की मांग उठाई जाए, ताकि वहाँ सारे लोग का रिप्रेजेंटेशन हो। ये चीज़ पहले भी अमेरिका में होता था, जब वहाँ सिर्फ श्वेतों का कब्जा था और वहाँ दंगे भड़कते थे, फिर अश्वेतों की भागीदारी हुई। वहाँ BBC में देखिए, अल जजीरा में देखिए, CNN में देखिए,
स्काई में देखिए, फॉक्स में देखिए, आपको सब जगह भागीदारी दिखेगी। भारत में एक भी डिसीजन मेकिंग बॉडी पर अखबार या टेलीविज़न आप देखेंगे, यूट्यूब चैनल छोड़ दीजिए क्योंकि वो व्यक्तिगत रूप से लोग चलाते हैं, मेरे जैसे लोग, तो मीडिया में, टेलीविज़न में कोई भी ऐसा एडिटर के पद पर कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी नहीं है। साजिद जमा पहले थे, अब उनको भी हटा दिया गया है ABP न्यूज़ से। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC या मुस्लिम्स कम्युनिटी के कोई भी आदमी डिसीजन मेकिंग बॉडी पर नहीं, यही बात अखबार में है। तो ये कौन लोग हैं? तो एक ही तरह के लोग हैं, तो डाइवर्सिटी नहीं है इसलिए हो रहा है। लेकिन जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने किया है, काश इस देश में बाकी लोग समझते तो मीडिया का गला घोंट देते, जैसे अभी घोंटा जा रहा है, और नहीं तो इसको ठीक भी कर देते। तो उद्धव ठाकरे की जो कोशिश है वो उसे ठीक करने की लग रही है। लेकिन सोचिए कि ये काम कभी अखिलेश, मायावती, लालू यादव, कर्पूरी ठाकुर, मैं शुरू से कह रहा हूँ, रामवरण यादव, इनके खिलाफ क्या क्या नहीं बोला गया है, क्या क्या नहीं लिखा गया है। और सोचिए कि किस तरह से पत्रकारिता हुई है इस देश में। लेकिन अब उद्धव, जो बीजेपी ने राह दिखाई थी, उद्धव ठाकरे उसको बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। मुझे पता है क्योंकि वो जो हैं, उद्धव ठाकरे जो हैं वो बीजेपी के चूँकि पार्टनर हैं, तो उनको सब कुछ ज़्यादा है। कुछ पोस्ट मैं चाहूँगा कि आपको पढ़ के सुनाऊँ, और इसलिए मैं ये कह रहा, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि हल्ला बोल लॉकडाउन का पालन सिर्फ हमें करना है, मुख्यमंत्री पर ये लागू नहीं होता। हेलीकॉप्टर से नैनीताल पहुंचे निजी दौरे पर फेसबुक लाइव रात 8 बजे। ये उमेश कुमार हैं, ये भी पहले एक चैनल चलाते थे और समाचार प्लस, और ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हैं उनके बारे में ये जानकारी दे रहे हैं। अजय कबीर ने एक लिखा है, कोविड-19 से इकॉनमी में हुए नुकसान के मद्देनज़र उद्योग संगठन के अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी ने कहा, उद्योग जगत को 15.26 लाख करोड़ से 22.89 लाख करोड़ की प्रोत्साहन राशि की जरूरत है। यह जानना भी जरूरी है कि सरकार की वार्षिक आय 24.23 लाख करोड़ है। ये शानदार पोस्ट होती है इनकी, और जानकारी बहुत होती है, इन्फॉर्मेशन होता है, इसलिए मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ। तो यह जानना भी जरूरी है कि सरकार की वार्षिक आय 24.23 लाख करोड़ होती है। सब मिलाकर 2-4 हज़ार करोड़ इस क्राइसिस के दौरान PM केयर फंड में डालने की इतनी बड़ी कीमत के बदले में जनता का पूरा हिस्सा उन्हें चाहिए। क्राइसिस के दौरान जो अधिशेष पैदा करते हैं उन्हें ही हाथ फैलाना पड़ता है। उनके द्वारा पैदा किए गए उत्पाद का एक छोटा हिस्सा पकड़ा कर वह लोग महान बन जाते हैं जो उत्पादन नहीं करते हैं। यह परिस्थिति अपने आप में ही अमानवीय है, जहाँ सहायता के लिए उत्पादकों को ही हाथ फैलाना पड़ता है। ये मजदूर वाली बात हो रही है कि मजदूर जो उत्पादक है उसको मालिक जो है वो किस तरह से व्यवहार करते हैं। एक और सत्येंद्र सत्यार्थी ने लिखा है कि संपूर्ण विश्व को हर महीने 3-4 दिन अपनी सुविधानुसार लॉकडाउन करना चाहिए, और यह नियम देश में हर बनना चाहिए। प्रकृति का दोहन जिस तरह से हो रहा है, अगली पीढ़ी को कुछ नहीं मिलेगा। प्रदूषण के कारण ही मेरी पीढ़ी के 90% कस्बों शहरी युवाओं ने, तो लॉकडाउन को पॉल्यूशन से लड़ने का तो एक हथियार बनाया जा सकता है। इस पर नदीम ने एक बहुत मर्मस्पर्शी लेख लिखा है, जिस तरह से फिर से मुसलमानों को मुरादाबाद को लेकर टारगेट किया जा रहा है, जबकि इस तरह की कई जगह घटनाएं हुई हैं। लेकिन इससे बचा जाना चाहिए। जो भी लोग इस तरह की गलतियां करें उनको सज़ा मिलनी चाहिए। नदीम में कभी तू बोल सब्जी वालों की पिटाई पे, कभी तू भी बोल भूखे लोग बेसब्र हैं उस पर, कभी तू भी बोल अस्पताल में मरीज के साथ हुए रेप पर, उसके बाद उसकी मौत पर, कभी तू भी बोल सरकार की नाकामी पर, कभी तू भी बोल सड़क पे चलते हुए लोगों की मौत पर जो भूखे पेट घर न पहुंच सके, कभी तू भी बोल PPE किट, टेस्टिंग किट, मास्क की कमी पर, कभी तू भी बोल निष्पक्ष होकर हर बार हमसे ही क्यों पूछता है। तो जो लोग सिर्फ मुसलमानों से सवाल पूछते हैं उनको सही में इन सब मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछना चाहिए। शानदार पोस्ट है। दिलीप मंडल एक बार फिर से आ गए हैं। भारत में मीडिया की स्वतंत्रता का अलग कानून नहीं है, उन्हें विचार अभिव्यक्ति की उतनी ही आज़ादी है जितनी अन्य नागरिकों को। ये आज़ादी बेलगाम नहीं है। 6 पाबंदियाँ, इसमें एक पाबंदी ये भी है कि आप कानून व्यवस्था खराब नहीं करेंगे। संविधान 19(1)(2)। उद्धव ठाकरे ट्रेंड चल रहा है। एक उन्होंने लघु कथा सुनाई है, एक आधुनिक लोक कथा। एक बार जंगल का राजा बंदर बना, बकरी रोते हुए आई, महाराज भेड़िया मेरे बेटे को उठा ले गया। राजा एक डाल से दूसरी डाल पे कूदने लगा, बकरी बोली महाराज मेरे बेटे को बचाओ। महाराज बोले पूरी कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश में कमी हो तो बताओ, तुम भी कुछ कोशिश करो। तो ये लघु कथा के माध्यम से उन्होंने कहा है। और एक और पोस्ट जो है उनको मैं शेयर करना चाहूँगा। किस तरह से राजीव त्यागी जो हैं, जो अमीश देवगन को लेकर काफ़ी उनकी बात, जडेजा जी को लगता है कि आज भी घोरों वाला युद्ध होगा, कोई पद्मावती उसको तिलक लगाएगी, द्वारपाल तूरी बजाएंगे। राजीव त्यागी जिस तरह से ये जो क्रिकेटर हैं रविंद्र जडेजा, तलवार भांज के उन्होंने कहा है, ये सोड माई लूज इट्स साइन बट वुड नेवर
ओबे इट्स मास्टर, राजपूत बॉय लिखते हैं वो अपने आप को। तो ज़माना बदल गया है रे बुर्बक, जो पहले आसमान पर थूकते थे आज वही थूक पलट कर उन्हीं पर गिर रहा है। ये राजीव त्यागी ने कहा है, जो मैंने सिर्फ आपको पढ़ के सुनाया है। तो ये कुछ पोस्ट थे जो मैं आपको बता रहा था, एक दो पोस्ट और लूँगा। थैंक्स उद्धव ठाकरे ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पर, गला सबका सूखता है डर सबको लगता है। तो रूबिका लियाकत की रिपोर्टिंग के बदले अंदाज पर दिलीप मंडल ने लिखा है। और आगे लिखते हैं, उद्धव ठाकरे का असर यह है कि देवगन ने शो करना बंद कर दिया, शर्मा भीड़ कंट्रोल में करने के लिए मुसलमान नेताओं की प्रशंसा कर रहे हैं, सरदाना में सुधार देखा गया, लियाकत ये बता रही है कि मुसलमानों ने किस तरह एक हिंदू को अर्थी का कंधा दिया। तो मीडिया का जो है वो थोड़ा बदलाव है। तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है, डॉक्टर, पुलिस और कोरोना योद्धाओं के प्रति हिंसा के समाचार मन को व्यथित करने वाले हैं। ऐसे सभी कृत्य मानवता को, संवेदनाओं को शर्मसार करते हैं। इस कठिन समय में हमें एक दूसरे के प्रेम, भरोसे और सहयोग के साथ प्रत्येक देशवासी का जीवन बचाना, ये तेजस्वी ने लिखा है। और अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, तो वो भी मैं आपको पढ़ के सुना दूं। अखिलेश जी ने ट्वीट किया है कि कोरोना काल में जिन्हें भी वायरस से पीड़ित होने का लक्षण दिखे उन्हें स्वयं जांच के लिए आगे आना चाहिए। उन डॉक्टरों को सहयोग और सम्मान करना चाहिए जो अपनी जीवन दांव पर लगाकर आपकी जान बचा रहे हैं। सरकार को भी लोगों को डराकर नहीं बल्कि विश्वास में लेकर। तो कोई भी ऐसे लोगों को बचाने के पक्ष में नहीं आ रहा है। और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर तबलीगी जमात के जो प्रमुख हैं वो, उनका कोरोना टेस्ट निगेटिव आया तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। तो लोग तंज कर रहे हैं इस तरह से। तो ये एक मोइना मित्रा है जो बीएसपी माफ़ कीजिएगा टीएमसी की सांसद हैं। उन्होंने क्विक मैथ लेसन फॉर ऑनरेबल एफएम फाइनेंस मिनिस्टर, ओवर 75,000 करोड़ इन ईएसआई, इस्टा शायद वो है, ओवर 40,000 करोड़ फॉर अनक्लेम्ड पीएफ, ओवर 35,000 करोड़ इन बॉक केसेस, और 15,000 करोड़ इनफ टू पे 7,500 ईज टू बॉटम 5 करोड़ फैमिलीज फॉर नेक्स्ट 3 months एंड हैव चेंज टू स्पेयर विल इंश्योर 25 करोड़ पीपल विल लुक्ड आफ्टर। सिर्फ 7,500 करोड़ का जो मदद है उसके लिए उन्होंने ट्वीट किया है और वो लगातार ट्वीट करती रहती हैं। अमेरिकी अश्वेत अधिकार आंदोलन के नेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता माल्कम एक्स का मीडिया पर एक वक्तव्य जो आज भी काफ़ी प्रासंगिक है। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो अखबार आपको उन लोगों से नफरत करना सिखा देंगे जिनका उत्पीड़न किया जा रहा है, और उन लोगों से प्यार करना सिखा देंगे जो उत्पीड़न कर रहे हैं। मेलकम एक्स। तो ये कुछ बड़ी बातें थी जो मैं आपको समझा रहा था। मीडिया की विश्वसनीयता खो चुकी है, और जो रणनीति बीजेपी के सरकार, बीजेपी शासित राज्य उठा रही थी, खासकर यूपी में, और तो वो रणनीति जो है अब गैर बीजेपी शासित उद्धव ठाकरे उठा रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि इस बार पीड़ित जो है वो लोग हैं जो अपना भरोसा खो चुके हैं, और इससे पहले जो फरियादी होते थे वो पीड़ित होते थे। तो बात करने की आज़ादी तो लगभग ख़त्म हो रही है, लेकिन मीडिया की भूमिका को लेकर सबसे ज़्यादा, कोरोना से ज़्यादा बहस हो रही है भारत में। इसलिए एक पत्रकार के तौर पे लोगों को सोचना पड़ेगा कि आप पत्रकार हैं या किसी पार्टी के प्रवक्ता या सरकार के। आज एक वीडियो वायरल हो रहा है, अमीश देवगन एक मुस्लिम जो हैं वो उनके चैनल पर गेस्ट हैं, तो वो कह रहे हैं कि मेरा ऑडियो लेवल आप गिरा देते हैं। तो अमीश देवगन तंज करते हैं कि नहीं आपका ऑडियो लेवल हम नहीं गिराते हैं, बोलिए आप बेगम से पूछ लीजिएगा घर जाकर। तो उनका सटीक जवाब आता है जो मुस्लिम पैनलिस्ट हैं कि मैं तो बेगम से पूछ लूँगा, लेकिन मैं सोचता हूँ अभी मैं सरकारी बेगम से पूछ लूँ। मतलब वो अमीश देवगन को सरकारी बेगम कह रहे हैं। तो लोग काउंटर कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। और सोचिए कि भारत की मीडिया की विश्वसनीयता कितनी खतरे में है कि पूरा का पूरा अपोजिशन बायकॉट करता है, वहाँ नहीं जाता है। राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है कोरोना का, ये पॉज बटन है। जैसे ही पॉज बटन हटेगा, लेकिन मीडिया इसको चला रही है कि लॉकडाउन से फ़ायदा नहीं होगा। ऐसा नहीं कहा उन्होंने कहा ये एकमात्र रास्ता नहीं है, और भी कुछ इनिशिएटिव जो है इंटेलिजेंटली लेने पड़ेंगे। राहुल गांधी को क्रेडिट देना पड़ेगा, उन्होंने संसद में भी चेताया था, ट्वीट भी किया था कोरोना को लेकर। सबसे बिगनिंग में, शुरुआत में ट्रंप साहब की जो 1 लाख वाली स्वागत हुआ है 10 मिलियन, उससे पहले। शुक्रिया आप लोगों का, और आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।